हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर हमने क्लास 10th बोर्ड्स के मैथ्स के लिए मोस्ट गारंटेड क्वेश्चंस के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उस सीरीज के वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो का जो हमारा चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ये कोई आम क्वेश्चंस नहीं है, ये कोई मामूली क्वेश्चंस नहीं है, ये बहुत रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से लगा लिया तो आपके बोर्ड्स एग्जाम में 95 प्लस गारंटीड हो जाते हैं। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस यानी रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स है, सबसे पहले जाके आप उसे देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोस को चेकआउट जरूर करिए। आई गारंटी आपको आपके बोर्ड्स एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है उन वीडियोस के मदद से। तो चलिए, आज का हमारा ये जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर का वेटेज आपका रखता है 5 to 6 मार्क्स, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट के अंदर इस चैप्टर के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन सबसे पहले दिखता कैसा है ये समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये कुछ ऐसा दिखता है। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है। तो दो वेरिएबल होने चाहिए इक्वेशन में और वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए? 1। तो उस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बुलाते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वो इसका जनरल फॉर्म लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है, ax + by + c = 0। अब आपको इस चैप्टर के अंदर दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, इसलिए इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और वो भी दो वेरिएबल्स के। तो जो फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन होगा वो मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से होगा, और सेकंड वाला लीनियर इक्वेशन होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। जहां पे a b c क्या होते हैं? a और b कोफिशिएंट्स होते हैं x और y के, और c कहलाता है आपका कांस्टेंट टर्म। तो ये दोनों वेरिएबल्स दोनों इक्वेशंस के अंदर जो कोफिशिएंट्स है वो कुछ डिफरेंट होंगे, तो इसलिए हमने a1 b1 c1 माना है, a2 b2 और c2 माना है। अब आपको जानना है इस चैप्टर के अंदर कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, उनके ग्राफ किस तरह से दिखते हैं, कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है, इस सभी को हम लोग समझते हैं तुरंत, ठीक है। देखिए, सबसे पहला हमारा कंडीशन है, अगर दो लीनियर इक्वेशन सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पे आपका कट कर रहा है। तो इस तरह के भैया लाइंस को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बुलाते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जितने जगह पे कट करेगा लाइंस उतना सॉल्यूशन होता है। तो इसका सॉल्यूशन हो गया 1, यानी कि एक सॉल्यूशन। और ये कब आएगा? तो इसका कंडीशन होता है आपका जब a1/a2 नॉट इक्वल टू आता है b1/b2 के, ठीक है। यानी a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल नहीं हो, तब ये आपका देखने को मिलता है इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसमें सॉल्यूशन कितना होता है आपको याद रखना है। कितना सॉल्यूशन होता है? तो सर 1 सॉल्यूशन होता है। इसके बाद क्या है आपका? देखो, अगर दो लाइंस कुछ इस तरह से दिखे आपको, दो लाइंस पैरेलल दिखे, पैरेलल दिख रहे हैं, इसका मतलब हो रहा है कि ये दोनों कहीं भी कट नहीं कर रहे एक दूसरे को। तो जैसा अभी हमने बात किया था, अगर कट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं होंगे। जितने जगह पे कट करेंगे उतने सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ एक जगह पे कट कर रहा था तो एक सॉल्यूशन था, यहाँ एक भी जगह पे कट नहीं कर रहा है इसलिए 0 सॉल्यूशन, यानी कि इसमें सॉल्यूशन कितना होगा? 0 सॉल्यूशन, या फिर इसको हम लोग नो सॉल्यूशन लिखते हैं। और जो हमारा थर्ड कंडीशन आता है इसके अंदर, थर्ड कंडीशन में क्या है सर? एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। यानी कि यहाँ पे देखो, हमने एक व्हाइट कलर का लाइन बनाया, उसके ऊपर रेड कलर का लाइन बनाया, पहला लाइन के ऊपर पूरी तरह से ढका हुआ है दूसरा लाइन। इस तरह के लाइंस को हम लोग बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस। कौन सा लाइंस? कोइंसाइडिंग लाइंस, या फिर ओवरलैपिंग, ओवरलैप करना, ओवरलैपिंग लाइंस। इसका क्या कंडीशन है सर? इसका क्या कंडीशन है बात करते हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइंस का कंडीशन आपका होता है a1/a2 का रेशियो इक्वल टू होगा b1/b2 के रेशियो के, बट नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के रेशियो के। लेकिन कोइंसाइडिंग लाइंस का कंडीशन क्या है? तीनों जो रेशियो है आपका वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे वो तीनों क्या हो जाएगा? इक्वल। तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस में a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। पैरेलल लाइंस में पहले वाले दो बराबर होंगे, तीसरे वाले बराबर नहीं होगा। और तीसरे नंबर के अंदर तीनों ही आपके रेशियोस क्या होंगे? इक्वल। इन सबके अलग अलग नाम हमने जान लिया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसाइडिंग या फिर ओवरलैपिंग लाइंस, ठीक है। सॉल्यूशंस कितने हो गए? 1 हो गए, सॉल्यूशन हो गया 0। और यहाँ पे कितने सॉल्यूशन हो गए सर? ये हो गए इनफिनिट सॉल्यूशन। क्यों सर इनफिनिट हो गए? क्योंकि जैसा हमने बात किया था, जितने जगह पे दो लाइंस एक दूसरे को कट करेंगे उतने सॉल्यूशन। तो पहला वाला लाइन दूसरा वाला लाइन के ऊपर एकदम ओवरलैप किया, यानी हर पॉइंट इसका इसके हर पॉइंट के साथ मैच कर रहा है, इसलिए लाइन जितने भी होंगे, सॉरी, इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो दोनों मैच कर रहे हैं, इसलिए इसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफिनिट सॉल्यूशंस होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे दो टर्म्स दे देता है आपको, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? वैसे दो लाइंस जिसके सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, जिसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं उसे हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो आपको देखने को दिख रहा है कि यहाँ पे 1 सॉल्यूशन यानी ये कंसिस्टेंट कहलाएगा, ये कंसिस्टेंट कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और आपका इनफिनिट सॉल्यूशन ये भी कंसिस्टेंट कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो एक जो पैरेलल सॉल्यूशन, सॉरी पैरेलल लाइन से नो सॉल्यूशन वाला हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। तो ये देखिए, ये कुछ बेसिक्स बातें थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, इनके मदद से हमें क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्प होगा। चलिए देखते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स कोइंसाइडिंग लाइंस। हमें यहाँ दो इक्वेशंस बता रखे हैं और पूछा है सी का वैल्यू क्या होगा ताकि ये दोनों इक्वेशंस कोइंसाइडिंग लाइंस रिप्रेजेंट करें। तो अगर आपको अच्छे से याद है कोइंसाइडिंग लाइंस क्या होता है, एक बार आइए चलिए बात कर लेते हैं। कोइंसाइडिंग लाइंस वैसे दो लाइंस होते हैं जो एक के ऊपर एक लाई करते हैं, एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक के ऊपर एक दो लाइंस कब लाई करेंगे? जब आपको याद होगा कि उनका इनफिनिट सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। और इनफिनिट सॉल्यूशंस के लिए अगर आपको ध्यान है तो कौन सा कंडीशन था? तो कंडीशंस क्या होता है इसके लिए अगर आपको ध्यान है? देखिए मैं लिखता हूं a1/a2 इज इक्वल टू
V1/V2 अपॉन में C1/C2, ये हमारा कंडीशन है, ठीक है, जिसमें A1 B1 C1 क्या है, ये आपके कोफिशिएंट्स है, ठीक है, कोफिशिएंट्स होते थे, यानी कि देखिए x के आगे वाला ये पार्ट ये A1 का काम करेगा और ये आपका B1 का काम करेगा, उसी तरह से ये पार्ट पूरा C1 का। और सेकंड वाले इक्वेशंस के अंदर भी x y और कांस्टेंट टर्म में हो जाएगा A2 B2 और C2। तो चलिए इसको हम लोग पुट करते हैं यहाँ ध्यान से, देखिए A1 कितना का काम कर रहा है, C का काम कर रहा है, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर ले रहा हूँ यहाँ पे, और A2 आपका कितना है, A2 12 है आपका, ओके। अब देखिए B1 कहां से पता चलेगा, B1 आपका ये वाला y के पहले वाला कोएफिशिएंट 3 हो गया, और B2 कितना हो गया यहाँ से, C हो गया, C1 उसी तरह से आपको लिखना है यहाँ पे C माइनस 3 C, और यहाँ से C2 हो गया C। इन दो, ये जो आपको तीन दिख रहा है यहाँ पे तीन पार्ट्स, इसमें से हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके दो चीजों को सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो यहाँ से दिख रहा है आपको C² का वैल्यू आएगा 36, C का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, C का वैल्यू मिल जाएगा +-6, लेकिन यहां से आपको आंसर तुरंत में नहीं हड़बड़ा के आंसर मार देना है, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट को भी आपको सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट जब आप सॉल्व करोगे तब शायद कुछ ऐसे नंबर्स मिले जो अगर दोनों साइड में मैच कर रहे हो तो वो आंसर आपका होगा, ठीक है। मैं दिखाता हूं, देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब ये वाला जो पार्ट है इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, ठीक है, या फिर ये वाला जो पार्ट है उसको इसके साथ इक्वेट कर दो, तो देख लेते हैं, चलिए इसको इक्वेट करोगे तो यहां से आ जाएगा, देखिए 3/C 3 C और यहां से -C, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली करोगे यहाँ काम, तो यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -3 = C। इसको सिंप्लीफाई करने से आपको मिल जाएगा C का वैल्यू 6। तो देखो C का वैल्यू इसमें से सिर्फ 6 मिला, ठीक है, और ये वाला को सॉल्व करने से +6 -6 दोनों मिल रहा था। तो कौन सा ऐसा C का वैल्यू है जो दोनों ही बार सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों ही बार आ रहा है। तो दोनों ही बार हम यहाँ से देख सकते हैं C का वैल्यू 6 आ रहा है, इसका मतलब वो हमारा आंसर जो होगा वो C का वैल्यू सिर्फ 6 के लिए होगा। तो C का वैल्यू 6 हमें मिलता है ऑप्शन नंबर ए में। अगर आप क्या करोगे, गलती में सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से देखोगे दो वैल्यू है +6 और -6, तो आंसर मार के आ जाओगे C नंबर। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको दो बार सॉल्व कर लेना है, यानी दो पार्ट्स में सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया और सेकंड पार्ट ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज सेम मुझे लग रहा है, सेम ही है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपको फाइंड करना है, देखिए, ताकि हमारे पास कैसे सॉल्यूशन हो जाए, इनफिनाइट सॉल्यूशन। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था इसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये कोइंसाइडिंग लाइंस लिखे या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन लिखे, इन दोनों का मतलब आपको याद रखना है कि सेम ही है। कोइंसाइडिंग लाइंस यानी कि आपको ग्राफ से बता रहा है कि दो लाइंस एक के ऊपर एक लाई कर रहे हो, और यहाँ पे अगर इनफिनाइट सॉल्यूशन दे रखा है इसका मतलब भी आपको वही समझना है कि लाइंस एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं। तो कंडीशन सेम है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट्स में जल्दी से आंसर बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो लाइंस है आपको, एक लाइन है x = a और दूसरा लाइन है y = b। तो ये क्या है, चार ऑप्शंस, क्या ये पैरेलल होंगे, क्या ये ओवरलैपिंग होंगे, क्या ये इंटरसेक्टिंग होंगे, और इंटरसेक्टिंग होंगे तो क्या a, b पे या फिर b, a पे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। x = a, जब भी आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है x = कोई नंबर, x = कोई सा भी नंबर, ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस जब बनाओगे आप, तो ये जो यहाँ नंबर दिया हुआ है उतना वैल्यू पे आके आपको एक लाइन खींचना है, स्ट्रेट लाइन, जो कि पैरेलल होगा y एक्सिस से। देखो x = a पे आ जाओ, मतलब फॉर सपोज x = कोई नंबर है यहाँ पे 2, तो 2 पे आ जाओ, 1 यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है जो कि x एक्सिस से जो कि y एक्सिस से आपका क्या होगा, पैरेलल होगा। जब भी आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है x = a फॉर एनी नंबर a का कोई भी वैल्यू हो सकता है, प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू समथिंग, तो वहां पे आपको क्या कर लेना है, x = उस वाले पॉइंट पे आ जाना है। जैसे हमारा ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये a होगा, a दूरी पे आ गए आप और वहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है y एक्सिस से पैरेलल, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या बोला है, y = p। तो जब भी y = कोई नंबर दिया हुआ हो, इसका मतलब आपको b वैल्यू पे आना है y एक्सिस पे, तो हम मान लेते हैं कहीं y एक्सिस पे कहीं पे ये b वैल्यू होगा, और यहाँ पे आके आपको x एक्सिस से पैरेलल लाइन खींच देना है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अगर आपको x = कोई नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर पे आना है x एक्सिस पे और वहां से y एक्सिस से लाइन पैरेलल खींच देना है। y = कोई नंबर वैल्यू दिया हुआ है तो आपको y एक्सिस पे उस नंबर पे आना है और वहां से x एक्सिस से पैरेलल लाइन खींच देना है। तो देखिए यहाँ से मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दिया। अब ये जो दो लाइंस है हमारे, ये दो लाइंस है, अगर आप देखोगे तो ये किस तरह के सॉल्यूशन दे रहे हैं या किस तरह का इनका ग्राफ है, क्या ये पैरेलल है, तो जी हाँ, नहीं है पैरेलल। क्या ये ओवरलैपिंग है, सर ओवरलैपिंग का मतलब होता है यहाँ पे कोइंसाइड करना, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन लाई करना, तो ये कोइंसाइड भी नहीं कर रहा है। क्या ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जी हाँ सर, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे ये एक दूसरे से कट कर रहा है। इंटरसेक्ट वाले दो ऑप्शन है सर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ समझिए। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखते वक्त हम लोग दो चीज लिखते हैं, सबसे पहला x कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ से पता चलेगा आपको, देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है a है, और उसी तरह से y कोऑर्डिनेट यहाँ से पता चलेगा जो कि डिस्टेंस आपका यहाँ आपको दिख रहा है b है। तो ये हो गया a, b, यानी कि ये दोनों लाइंस a, b पे इंटरसेक्ट करने वाली है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन आपने बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया है तो फिर आप वीडियो को देखो और समझो और फिर बनाओ, और अगर खुद से बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आंसर्स आप कमेंट करते जाओ कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, 2 का आंसर ये है, 3 का आंसर ये है और 4 का आंसर ये है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके 2025 के बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे।
जो आपको काफी बेनिफिट करेंगे। अपने किसी दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी कुछ भला होता है। चलिए आगे हमारे इस वीडियो को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम है ये फ्रैक्शन बेस्ड। तो अगर आपने ये क्वेश्चन को अगर आप ढंग से समझ लिया तो वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन है वो आपसे बिल्कुल बन जाएंगे। तो आइए देखिए कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना होता है। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि एक फ्रैक्शन में अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके न्यूमरेटर से तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में बोला है अगर उसके डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे 8 ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे 8, तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। तो बताइए फ्रैक्शन क्या था, आपको ये निकालना है। जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो पार्ट होगा उसको लेट कर लेना है x एंड y। न्यूमरेटर पार्ट को चलिए x लेट करते हैं, डिनोमिनेटर को y लेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं अपने न्यूमरेटर पार्ट को, न्यूमरेटर को हमने x मान लिया एंड डिनोमिनेटर जो है हमारा उसे हमने y मान लिया, उसे y मान लिया। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखिए व्हाट विल बी योर फ्रैक्शन, क्या होगा, ये होगा x/y। यहाँ तक तो बहुत आसान है कि जब फ्रैक्शन वाले पार्ट को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x एंड y मान लिया, अब आपका फ्रैक्शन आ गया x/y। अब क्या बोल रखा है इसमें कि अगर न्यूमरेटर के अंदर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर के अंदर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए न्यूमरेटर के अंदर हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख दिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा कि न्यूमरेटर में सर 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, डिनोमिनेटर में कोई काम नहीं कीजिए, तो आपका वैल्यू हो जाता है ये फ्रैक्शन का 1/3। देखो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x एंड y का आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। देखो क्या मिलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा 3x - 3 = y। y कोई साइड बुला लोगे तो आपको हो जाएगा ये 3x - y - 3 = 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा था कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर आपने इस बार 8 ऐड कर लिया, डिनोमिनेटर में आपने क्या ऐड कर लिया, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर लिया, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया लेकिन डिनोमिनेटर में आपने क्या ऐड कर लिया, 8 ऐड कर लिया, तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा x एंड y का। ये देखिए 4x की वैल्यू आ जाएगा y + 8, यहाँ पे 4x - y - 8 = 0 हो गया। ये आपका दूसरा इक्वेशन। तो x एंड y के अंदर दो इक्वेशन आ गए हैं। अब आपको पता है इसके आगे कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं पता तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो जिस मेथड के साथ आप कंफर्टेबल हो। अगर आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना चाहो तो वो अप्लाई करो, अगर आप एलिमिनेशन अप्लाई करना चाहो तो वो अप्लाई कर दो। चलिए देखते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, हम इसे बनाते हैं एलिमिनेशन मेथड की मदद से। 4x - y - 8 = 0 और नीचे वाला इक्वेशन था हमारा 3x - y - 3 = 0। देखिए अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत आसान मेथड होता है ये x एंड y सॉल्व करने के लिए। इस मेथड के अंदर आपको सबसे पहले देखना होता है कि x एंड y दोनों वेरिएबल में से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट सेम है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो x का कोएफिशिएंट 4 और 3 है, वो डिफरेंट है, लेकिन जो y का कोएफिशिएंट है वो दोनों ही जगह सेम है, यानी -1। यहाँ भी आपका कोएफिशिएंट -1 है, ये देखो -1 है, और यहाँ का भी जो कोएफिशिएंट है वो -1 है। तो इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो आपको इन दोनों को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट कैसे होगा, आपको यहाँ पे सारे टर्म्स का साइन चेंज कर लेना है, नीचे वाले सारे टर्म्स का। ये देखिए 3x के पहले साइन था प्लस का, अब आपको इसको माइनस कर लेना है, ये माइनस साइन को प्लस कर लेना है, और 3 से पहले वाला जो साइन है माइनस उसको कर देना है प्लस। अब आप देखो कैसे सॉल्व होगा, ये -y + y आपका कैंसिल हो जाएगा, 4x में से 3x जाएगा तो x बचता है, -8 + 3 ये -5 देता है, और यहाँ से x का वैल्यू आपका आ जाता है 5। इस x की 5 वाली वैल्यू को आप पुट कर दो दोनों में से कोई भी इक्वेशन के अंदर और आपका y आ जाएगा। तो चलिए कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, ये हमने उठाया और ये यहाँ रख दिया फर्स्ट इक्वेशन में, सॉरी सेकंड इक्वेशन में। तो 4 5 हो गया आपका 20, 20 में से 8 जाएगा तो बचता है 12, और 12 उधर उस साइड चला जाएगा तो ये y = हमारा आ गया, y = हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। तो हमें क्या बताना था सर, हमें तो बताना था फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितना है। तो देखिए कि आपको फ्रैक्शन पता है, जी हाँ फ्रैक्शन आपको पता है x/y, तो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 5/12। ये देखिए 5/12। तो फ्रैक्शन के कोई भी अगर क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम्स में तो वो आपको अब छूटेंगे नहीं, आपको पता चल गया कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2025 के बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए आपको इस चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और आने वाले जितने भी वीडियोस होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव आपके लिए होंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक एजर्शन रीजन है, और एजर्शन रीजन जब भी आता है तो अच्छे बच्चों की हालत खराब होने लगती है। तो देखिए क्या हमारा एजर्शन रीजन कह रहा है, यहाँ पे हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है, हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है, और हमारा एजर्शन बोल रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यानी इन दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो कैसे है, यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ये दोनों के सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, आपके x के कोएफिशिएंट के रेशियोज और आपके y के कोएफिशिएंट्स के रेशियोज अगर मैच नहीं होते हैं तो उस केस में जितने लीनियर इक्वेशंस है, सॉरी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो आपके यूनिक सॉल्यूशन को, मतलब उसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो देखो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये रेशियो ये आ रहा है या ये नहीं आ रहा है। देखो यहाँ से ये पार्ट आपका a1 का काम करेगा 1 और a2 का पार्ट काम करेगा यहाँ पे वैल्यू 3। क्या ये बराबर है, ये देखो इधर से -2/4। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देखो मैं एक बार अच्छे से बनाता हूँ उसको। a1/a2 लिखना है आपको, तो
a1 क्या है सर, a1 कैसे पता चलता है, तो x के आगे का जो नंबर है, तो यहाँ पे x के आगे आपको कौन सा नंबर दिख रहा है सर, 1 दिख रहा है, ओके, और यहाँ पे x के आगे का नंबर आपको दिख रहा है 3, तो ये वाला पार्ट तो हो गया। अब b1/b2 निकालते हैं। देखो सर b1/b2 कौन होता है, तो b1/b2 कुछ अलग से नहीं होता है, पहले b1 होता है फिर b2 होता है, दोनों को आपको डिवाइड करना होता है। b1 कहां से पता चलेगा सर, y के आगे जो कोएफिशिएंट है वो आपको b1 देता है। देखो y के आगे कौन सा नंबर दिख रहा है, यहाँ -2 दिख रहा है हमें, -2, और यहाँ पे y के आगे कोएफिशिएंट दिख रहा है 4, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आता है -1/2। तो क्या आपका a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो से इक्वल है, तो जी नहीं सर, ये इक्वल नहीं है। तो हमारा ये वाला वैल्यू तो इक्वल नहीं हुआ, ये इक्वल नहीं हुआ। देखिए इक्वल नहीं हुआ तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, और ऐसा स्टेटमेंट भी कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये वाला पार्ट तो करेक्ट हो गया। अब देखो नीचे वाला पार्ट क्या बोल रहा है, तो ये जो लीनियर इक्वेशन है क्या ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोइंसाइडिंग लाइंस को, ये जो ऊपर के दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या ये लाइंस एक के ऊपर एक लाई करेंगी, इसी का मतलब होता है कोइंसाइडेंट लाइन या कोइंसाइडिंग लाइंस। तो जी नहीं, जब भी एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, जब भी एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, यानी दो इक्वेशंस को सॉल्व करने से यूनिक सॉल्यूशन तभी आता है जब वो एक जगह पे कट कर रही है। तो अगर लाइंस कट कर रही है, किसी एक जगह पे कट कर रही है, तो वो इंटरसेक्टिंग कहलाती है, ना कि कोइंसिडेंट कहलाती है। कोइंसिडेंट तब कहलाती है जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट हो गया आपका, ये फॉल्स हो गया और ये पार्ट ट्रू हो गया। अब आपको पता है कि जब एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी या डी में से होगा। तो हमारा ये देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही हो गया। आई होप आप कमेंट्स में अपना आंसर बता रहे हो, ठीक है। आपको जिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है आप उसको वीडियो के थ्रू देखिए, नहीं तो उससे पहले आप खुद से इस क्वेश्चंस को ट्राई करो। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आपको दो लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं और आपको उससे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं कि कितने होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 3 पे पावर x प्लस वाई, 3 पे पावर x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 243, और सेकंड वाला पार्ट के अंदर जो दिया हुआ है वो है 243 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, x प्लस वाई पावर में दे दिया, यहाँ x माइनस वाई ये भी पावर में दे दिया। तो यहाँ आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, आइए देखते हैं। इस पार्ट को हम सेम लिखेंगे एज इट इज x प्लस वाई, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है आरएचएस में, आप इसको फैक्टराइज कर दो 3 के पावर में। तो जब आप तोड़ने जाओगे इसको तो 3 का पावर ये आपको मिलेगा 5। 3 का पावर कितना मिलेगा सर, 5। 5 बार 3 3 3 3 3 3 इस तरह से आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि 3 का पावर 4 में 81 हो जाता है, तो 3 का पावर 5 यानी 243। ओके, अब देखो, अब दोनों ही साइड में आप देख रहे हो बेस सेम है, दोनों ही साइड में हमारा बेस सेम है। कौन है वो, 3। तो जब दो साइड्स के बेस सेम हो एक इक्वेशन में, तो आपका पावर भी वहां पे क्या होगा, सेम ही होगा। देखो यहां से इक्वेशन आपको मिलता है, चलता फिरता एक इक्वेशन मिल जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सिमिलरली कॉन्सेप्ट आपको वहां लगाना है। आप देखो ये इस पार्ट को 243 को आप कैसे ब्रेक करोगे, 243 को आप ब्रेक करोगे 3 पे पावर 5 और उसका पावर चलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 पे पावर 1 हो गया। आपको पता है पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया 3 पे पावर 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 पे पावर 1। तो बेसिस को इक्वेट करने पे पता चलेगा 5x माइनस 5y का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ से दूसरा इक्वेशन आपको आ गया, 5x माइनस 5y का वैल्यू होता है 1। तो ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन और ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। मेथड कौन सा होगा वो मायने नहीं रखता है, आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो या फिर एलिमिनेशन अप्लाई करो। तो चलिए इस मेथड इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड्स की आइडिया हो जाएगा। आपको देखो क्या करना होता है इस मेथड में, आपको किसी एक वेरिएबल x या y को यहाँ पे अकेले रखना होगा और बाकी सारे टर्म्स को उधर भेजना होगा। देखो आप कैसे यहाँ से सॉल्व करोगे, ये हमने सॉल्व किया, यहाँ पे x को हमने इस तरफ रखा और y को उस साइड भेज दिया। x को आपको अकेले रखना है या फिर y को आपको अकेले रखना है, बाकी जितने भी टर्म्स है सबको आपको उधर ट्रांसपोर्ट कर देना है, ठीक है। देखिए हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, y माइनस 5। इसी x की जो वैल्यू है इसको अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करने को ही कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। तो देखो आप सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो ये 5 लिखा हमने, अब हम x नहीं लिखेंगे, x की जगह हम लोग ये वाला वैल्यू यूज करेंगे 5 माइनस वाई, आगे था माइनस 5y इज इक्वल टू था 1। ये सॉल्व होगा 25 माइनस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 1। इसके आगे आप फर्दर ब्रेक करो, देखो 1 को इधर बुला लो, 25 माइनस 1 और ये 5 इधर चला गया, ये तो 10y चला गया उधर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, देखो आप मुझे ओके सॉरी आपको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं था, आपको सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हमने लगभग ऑलमोस्ट सॉल्व कर ही लिया है, तो पूरा सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 10y। सर इसके आगे क्या, इसके आगे सर y का वैल्यू निकाल दोगे आप, देखो y का वैल्यू निकाल दोगे, यहाँ से कट करोगे 12 अपॉन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सर y का वैल्यू हो गया 12 अपॉन 5। अब इस y का वैल्यू 12 अपॉन 5 को आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे और आपको x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्व करने कंप्लीटली बोलता तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को आप सिंपली निकाल सकते हो इक्वेशन को देख के ही। देखो हमारे इक्वेशंस कहाँ थे, ये देखिए ये थे हमारे इक्वेशन, ठीक है। एक ये था इक्वेशन और एक ये था इक्वेशन।
तो इन दोनों इक्वेशंस में आपको a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 निकाल रखना होगा। ठीक है, हम लोग निकालते हैं एक बार इसको। आप देखो यहाँ से अगर इसके आगे का कोएफिशिएंट आपने 1 मान लिया तो ये हो गया 1/5, ये देखिए ये 1 हो गया और यहाँ से ये 5 हो गया। ठीक है, यहाँ से बीच में हो जाएगा -1/5, ये हो गया -1/5। कैसे सर? ये देखिए ये वाला पार्ट हो गया 1, इसके आगे 1 और इसके आगे -5, और यहाँ से आपको वैल्यू हो जाएगा 5/1। देखो 5/1। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होता है a1/a2, ये सेकंड वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं आया है, बराबर नहीं आया है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ाई की थी कि a1/a2 का वैल्यू अगर b1/b2 के वैल्यू के बराबर नहीं आता है तो उस केस में जो दोनों इक्वेशंस है वो किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे होंगे, और उस तरह के लाइंस को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक जगह पे कट कर रहा है इसका मतलब कि उसके पास सॉल्यूशंस भी सिर्फ एक होंगे। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1। देखो ठीक है, तो इसी बहाने हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो एलिमिनेशन सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीख लिया। आपको सिर्फ पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप आसानी से बता सकते हो। अगर आपको इक्वेशंस दिए हुए हो तो आप रेशियोज को निकालो, रेशियोज को फाइंड आउट करो, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर तीनों का रेशियोज आपका इक्वल हो जाता है तो आपको उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते हैं इनफिनाइट। अगर आपका दो पार्टिकल होता है और पीछे वाला पार्टिकल नहीं होता है तो उस केस में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे 0। ठीक है, और लाइन हो जाएंगे पैरेलल। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, यानी पैरेलल लाइंस सॉरी लाइंस आपके हो जाएंगे इंटरसेक्टिंग, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1। इस केस में देखो a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं आया है, तो इस क्वेश्चन का कितने सॉल्यूशन होगा? ओनली एंड ओनली 1 सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है x और y का वैल्यू, और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है ये क्वेश्चन। अगर आप मेथड सीख जाते हो, इस की ट्रिक को सीख जाते हो, आपका टाइम काफी बच जाएगा। तो ये स्पेशल क्वेश्चन क्यों है? देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे जो x एंड y के नंबर्स हैं, यानी जो कोफिशिएंट्स है, वो इंटरचेंजेबल वैल्यू रख रहे हैं। यानी क्या सर? देखिए यानी x का यहाँ जो कोफिशिएंट है ये देखो वो 217 है, यही कोफिशिएंट आपका सेकंड वाले इक्वेशन में y का है, और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो आपको सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। तो जब कभी भी आपको इस तरह के दो इक्वेशंस मिल जाते हैं जहां पे x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना काफी इजी होता है। तो करना क्या होता है? सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा। देखिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कीजिए। सर ऐड कैसे करेंगे हम? ये देखिए सबसे पहले इक्वेशंस को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को लिखिए यहाँ पे, इन दोनों को ऐड कीजिए फर्स्ट स्टेप में। देखिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ से ऐड करेंगे तो ये वैल्यू भी सेम मिलेगा, इज इक्वल टू, इसको ऐड करते तो ये हो गया 10, 3 हो गया 1 4, और हाथ मेरा 1 10 और 1 18। यहाँ से आपको 348 कॉमन निकाल लेना है। देखो 348 कॉमन निकाल लेना है, x प्लस वाई बचेगा और यहाँ से बचेगा 1840। इसको आप उधर भेजोगे तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू आपको दिखेगा, देखो 1840 अपॉन 348। 3 का टेबल से हम लोग इसको काट लेते हैं, ठीक है, या फिर 6 का टेबल से तो नहीं जाएगा, चलो 3 का टेबल से काटने की कोशिश करते हैं। तो ये 116 के बाद में कट जाता है, और यहाँ से अगर आप देखोगे ध्यान से समझोगे थोड़ा तो ये 6 का टेबल से नहीं जाएगा, फिर आई थिंक ये कंप्लीटली 5 बार में चल जाएगा। जी हाँ देखो 348 के टेबल से ये 5 बार में जाना चाहिए, और ये 2 17 आई थिंक 17। ओहो ओके ओके, यहाँ पे गलती था कुछ, यहाँ पे गलती था, अच्छा वो पता चल गया। यहाँ पे कितना है? ये आएगा आपका देखो 1740 आएगा, ठीक है, 4 और 1 17, 1740। तो 1740 आपको यहाँ पे सिंपली ये डायरेक्टली 5 टाइम्स में चल जाता है। कितने टाइम्स में चल जाता है? तो पहला इक्वेशन आ गया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर आप इस ट्रिक से नहीं बनाते तो आपको काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, आपका काफी समय बर्बाद होगा इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, क्योंकि कोएफिशिएंट्स बहुत बड़े हैं। तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कोई भी मेथड लगा देते हो स्टार्टिंग से ही तो काफी लेंदी चल जाएगा, लेकिन आप अगर इस मेथड से को अप्लाई करते हो तो आपका इक्वेशन जो आएगा वो काफी सिंपल होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशंस को कर लिया ऐड। अब नाउ सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को करना है सब्ट्रैक्ट। देखो इन दोनों इक्वेशन को करना है हमें सब्ट्रैक्ट। फिर से इक्वेशंस को हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो ये देखिए 217 में से 131 माइनस करेंगे हम लोग सबसे पहले, 7 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 6, यहाँ में से 11 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा आपका 7, 11 में से आपको यहाँ पे 3 घटाना है, 11 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 8, और ये 1/1 ये चला गया, ये 86 वैल्यू 86x। यहाँ से देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा -69, और ये हो जाएगा 86 माइनस 86 y इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा देख लेते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 6 वैल्यू हो जाएगा यहाँ से देखो, और फिर 73 और 13 ये हो जाएगा 86। ओके बहुत अच्छा, 86 कॉमन आ जाएगा, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 86। यहाँ से आपको सेकंड इक्वेशन आता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये देखो इतना इजी क्या हो गया? सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को हमें कर लेना है ऐड, और वहां से एक छोटा इक्वेशन निकालना है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन कर लेना है सब्ट्रैक्ट, और वहां से एक छोटा इक्वेशन को निकालना है। अब ये जो दो इक्वेशन है आप इसको एलिमिनेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो क्या आपका आएगा यहाँ पे? देखो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ।
देखो यहाँ पे x, ये y वाला वैल्यू कट जाता है तो x प्लस एक्स हो गया 2x और यहाँ से हो गया वैल्यू 6। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है 3। किसी भी इक्वेशन में आप पुट करो x का वैल्यू और आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर आप x का वैल्यू 3 पुट करते हो तो आपको यहाँ पे y का वैल्यू मिल गया। ये देखो y का वैल्यू मिल गया 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं जहां पे x एंड y के कोएफिशिएंट्स अलग-अलग होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक एमसीक्यू है। कहता है कि अगर आपको एक इक्वेशन दे रखे हैं, ठीक है, एक इक्वेशन दे रखे हैं, एक ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जो कि डिपेंडेंट है। तो ये जो डिपेंडेंट वर्ड आ गया आपको, इसको देख के आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है, कान खड़े हो जाने चाहिए इसका मतलब आप अलर्ट हो जाओ। अलर्ट हो जाओ कि क्या है ये जो दो इक्वेशंस का बात कर रहा है, ये दो इक्वेशंस आपको कोइंसाइडिंग लाइंस वाले हैं। कौन सा सर, कौन सा लाइन वाले हैं? ये देखिए कोइंसाइडिंग लाइंस वाले हैं। कोइंसाइडिंग लाइंस जो एक के ऊपर एक लाई करते हैं। जो एक के ऊपर एक लाई करते हैं वो सारे इक्वेशंस के लिए हमें कंडीशन पता है सर। हमें कंडीशन क्या पता है? आप देखो, हमें पता है a1/a2 का वैल्यू इक्वल टू होता है b1/b2 के वैल्यू के इक्वल टू होता है c1/c2 के वैल्यू के। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला है, फर्स्ट इक्वेशन, इन चारों में से कौन सा इक्वेशन के साथ कोफिशिएंट्स के रेशियो इक्वल हो जाते हैं? देखिए, क्या ये फर्स्ट इक्वेशन है? अगर आप इसके अंदर रेशियो निकालोगे तो a1/a2 का रेशियो कितना मिलेगा आपको? -1/2। यहाँ से रेशियो निकालोगे तो ये मिलेगा 1/2 और यहाँ से रेशियो निकालोगे तो ये मिलेगा -1/2। -1/2। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला जो दो रेशियो है, फर्स्ट वाला दो रेशियो वही इक्वल नहीं है। जब वो इक्वल नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं। फर्स्ट दो पार्ट ही नहीं मिला सर। देखिए उसी तरह से आपको देखना है एक एक करके सभी इक्वेशंस के साथ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a1/a2 का रेशियो हो जाता है -5/-10, तो ये हो गया 1/2। और यहाँ से ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये देखो 7/14 करोगे तो ये हो जाएगा 7/-14 करोगे तो ये हो जाएगा -1/2। इसमें भी a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ये देखिए थर्ड इक्वेशन को देखो आप, यहाँ से -5 और -10 का रेशियो, -5 और -10 का रेशियो, ये हो गया 1/2। और इसी तरह से यहाँ पे आप देखो 7 और 14 का रेशियो, 7 और 14 का रेशियो, ये हो गया 1/2। सर यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू सेम आ रहा है, तो चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे c का वैल्यू, c2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, यहाँ पे c2 का वैल्यू दिया हुआ है आपका, ये इधर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो -2/4 हो जाएगा -1/2। ये तो इक्वल नहीं हो गया, तो ये नहीं हो गया, तो ये लास्ट इक्वेशन ही होना चाहिए। ये देखते हैं -5/10, -5/10 का वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ से -1/2, -1/2। 7/-14 से मिलेगा, 7/-14 से मिलेगा -1/2। और लास्ट वाला यहाँ से -2 और सॉरी 2 और ये -4, देखो इज इक्वल टू के दोनों ही जो कांस्टेंट वाले टर्म्स है सेम साइड में है। ठीक है, उस साइड में तो आप डायरेक्टली उठा लोगे, यहाँ से 2 और यहाँ से -4, 2 और -4, इसको सॉल्व करोगे तो -1/2। देखो इस केस में तीनों जो रेशियो है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 वो तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब यही वो आंसर होगा। ठीक है, यही वो दूसरा इक्वेशन होगा जो पहले वाले इक्वेशन के साथ कोइंसाइडिंग लाइंस ये दोनों शो कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पेयर ऑफ इक्वेशंस ax + 2y = 9 एंड 3x + by = 18 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। सो आपको यहाँ पे चार कंडीशंस दे रखे हैं, कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए पैरेलल लाइंस, हमें पता है कि दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल तब होंगे, यानी ये दो लीनियर इक्वेशन के जो इक्वेशंस दिए हुए हैं ये आपको पैरेलल लाइंस तब रिप्रेजेंट करेंगे जब आपका ये वाला कंडीशंस फुलफिल हो। तो कंडीशन क्या है आपको पता है? कंडीशन आपको पता है पैरेलल लाइंस के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, दो जो आपके लाइंस होने वाले हैं ये दो लाइंस पैरेलल तब होंगे जब a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल हो, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के रेशियो हो। तो इस वाले कंडीशंस में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। ये आपका a1 का काम करेगा, a हो गया, ये आपका काम करेगा a2 का, ये हो गया, b1 का काम करेगा आपका ये 2 हो गया, और b2 के बदले हो गया ये b, नॉट इक्वल टू हो गया आपका, देखो यहां से ये 9 ले लो, हम लोग यहाँ 9 ले लेंगे, यहाँ से 18 ले लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? एक्चुअली c का वैल्यू -9 होता और यहाँ -18 होता, तो माइनस माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, सीधा 9/18 लिख दिया। देखो आप यहाँ से ab का वैल्यू कितना आ गया? ab का वैल्यू 6 आ गया। क्या आपको ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है? तो जी हाँ, बहुत आसान था क्वेश्चन, ab का वैल्यू यानी कि 6 आता है। वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी गिवन है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका वेटेज काफी बढ़ जाता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखिए एज का क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या बोल रहा है? The age of the father is twice the sum of the ages of his two children. एक फादर है, उसका जो एज है वो अपने दो बच्चों के एज के सम के बराबर है। यहाँ पे बोला है फादर का जो एज है वो ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 गुना, अपने बच्चों के एजेस के 2 गुना है, सम के 2 गुना है। तो 20 इयर्स बाद यानी कि 20 साल आगे बोल रहा है, 20 साल आगे बोला है, हिज एज यानी उसका एज जो है वो इक्वल हो जाएगा, बराबर होगा सम ऑफ हिज चिल्ड्रन एजेस, यानी उनके बच्चों के जो एज होंगे उसके सम के बराबर होगा।
तो आपको फादर का एज यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब आपको जो फाइंड करना हो आपको उसको वेरिएबल लेट कर लेना है, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे फादर का एज को लेट कर लेना है, लेट फादर्स एज, फादर्स का एज को हमने लेट कर लिया बी एक्स ईयर्स, ठीक है। फादर का कितना साल था, तो एक्स साल था सर, ठीक है। अब देखिए बच्चों का जो साल है, यानी कि यहाँ पे दो बच्चे हैं, ठीक है। चिल्ड्रंस एज यहाँ मैं लिखा हूं सम ऑफ चिल्ड्रंस एज, एज बी, उसके दो बच्चे थे और दोनों बच्चों को जोड़ के मैंने यहाँ पे सीधा मैं ले रहा हूँ वेरिएबल वही, ठीक है। यहाँ आप गलती क्या कर देते हो, अक्सर बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि दो बच्चे हैं तो सर वेरिएबल तो यहाँ तीन हो जाएगा, फादर को एक्स लेंगे, एक बच्चा को वाई और दूसरा बच्चा को जेड ले लेंगे तो तीन वेरिएबल हो जाएगा। तो ये गलती मत करना, आपको फादर का एज एक्स ले लेना है और दोनों बच्चों का सम का, ठीक है, एजेस का सम आपको ले लेना है भाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, क्या बोला था, फादर का जो एज है, एज ऑफ फादर, फादर का एज कितना है, देखो एक्स है, इज यानी मैथ्स में इक्वल टू होता है, ट्वाइस मतलब होता है टू टाइम्स सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, दोनों बच्चों के एजेस का सम, तो दोनों बच्चों के एजेस का सम कितना है, आपने डायरेक्टली यहां ले रखा है y, तो यहां से आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 2y, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या बोला 20 साल बाद यानी कि फ्यूचर में, ठीक है। तो 20 इयर्स लेटर हम लोग लिखेंगे 20 इयर्स लेटर। अब बताओ 20 साल बाद आपका एजेस जो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी फादर का भी एज बढ़ जाएगा और दोनों बच्चों का भी एज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फादर का न्यू एज क्या हो जाएगा, फादर्स न्यू एज, अभी का जो एज हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये फादर्स एज विल बी, ऐसे आप लिख सकते हो फादर्स एज विल बी, ये हो जाएगा x प्लस 20, देखो ठीक है 20 साल बढ़ गया। अब बच्चों का जो सम ऑफ एजेस है उसको हमको लिखना है, ठीक है। सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन, सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन, सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन विल बी, तो यहां पे हमने दो बच्चों का सम को माना था y, ठीक है। दो बेटे थे उसके दोनों के एजेस यानी दोनों की उम्र को जोड़ के हमने y माना था। तो 20 साल बाद आपका दोनों बच्चा का उम्र में 20 ऐड हो जाएगा, यानी कि दोनों बच्चे जो है वो 20 साल भैया आप जवान हो जाएंगे, ठीक है। 20 साल उनका उम्र बढ़ जाएगा, तो 20 साल उम्र बढ़ जाएगा तो y तो था ही, यहाँ पे y तो था ही, 20 देंगे हम लोग फर्स्ट बच्चे के लिए और 20 देंगे सेकंड बच्चे के लिए, तो ये हो जाएगा y प्लस 40। मेजर मिस्टेक जो यहाँ पे होता है बच्चों का कि वो सिर्फ y प्लस 20 लिखते हैं, आंसर आपका नहीं आएगा उससे, काफी ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, ठीक है। y प्लस 20 प्लस 20, y टोटल सम ऑफ एजेस था दोनों बच्चों का, उसमें हमने ऐड किया पहले बच्चे का 20 साल एक्स्ट्रा हो गया, फिर सेकंड वाले बच्चे का 20 साल एक्स्ट्रा हो गया, यानी y प्लस 40। अब इक्वेशन इसमें लगा देंगे, बोला 20 साल बाद क्या है, 20 साल बाद जो उसका उम्र है, फादर का जो उम्र है 20 साल बाद, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा देंगे। तो फादर का उम्र कितना है 20 साल के बाद, फादर का उम्र है x प्लस 20, विल बी इक्वल टू का साइन लगा दिया आपने, सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो बच्चों का एज कितना हो गया 20 साल बाद, देखो y प्लस 40। यहां से आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा, देखो यहां से क्या इक्वेशन मिल रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 20 को अपने अंदर भेज दिया तो 20 आ गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन था आपका, देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन था x इक्वल टू 2y और यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 20। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लो, यहाँ इजीली आंसर आपका आ जाएगा x और y। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x का जो वैल्यू है 2y उसको इस इक्वेशन में पुट करूंगा, ठीक है। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x का वैल्यू यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने 2y पुट किया, माइनस y इज इक्वल टू 20 हो गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 20। आपसे क्या पूछा है यहाँ से, आपको फादर का एज पूछा है, तो फादर का एज हमने क्या माना था, फादर का एज x माना था, तो किसी एक इक्वेशन में आप इस y का वैल्यू पुट कर दो, मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, देखो y का वैल्यू मैंने पुट किया यहाँ पे, तो 20 into 2, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा, देखो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 into 20, यानी कि फादर का एज कितना हो गया 40 ईयर्स, ये देखो फादर का एज 40 ईयर्स। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में देखने को बिल्कुल मिल सकता है आपको, और गलती आप यहाँ करके आओगे, देखो यहाँ पे जो चिल्ड्रंस का एज मानोगे लेट करोगे उसमें आप गलती करके आओगे, इसकी 102% संभावना है, ठीक है, 102% संभावना है इसकी कि आप गलती करके आओगे यहाँ पे। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो देखो, ओके फिर से हमारे पास एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू में क्या रहा है, वैल्यू ऑफ के, क्या का क्या वैल्यू होना चाहिए कि दो दिए गए लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगे, सॉरी कंसिस्टेंट है, क्या मैंने कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट क्या कहता है, एक बार देखो यहाँ पे मैं एक बार आपको सॉल्व करवा के बताता हूँ। देखिए तो ग्राफ तो तीन तरह के हो सकते हैं भैया इस चैप्टर में, अगर दो लाइंस कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसको हम लोग बोलते हैं यार ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कैसे लाइंस है, इंटरसेक्टिंग वाले लाइंस है, यानी कट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं तो जितने जगह पे कट करेंगे लाइंस उतने नंबर ऑफ उसके सॉल्यूशंस होंगे, तो इसमें वन सॉल्यूशन हो गया आपका। सेकंड केस आता है आपका लाइंस पैरेलल हो सकते हैं, लाइंस क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। लाइंस पैरेलल हुआ यानी कि लाइंस एक भी जगह पे कट नहीं किया, अब क्योंकि लाइंस एक भी जगह पे कट नहीं किया तो यानी कि इसके पास कितना सॉल्यूशन होगा, तो नो सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और लास्ट जो केस आपका आता है वो ओवरलैपिंग का केस आता है, ठीक है, यानी कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या किया हुआ है, ओवरलैप किया हुआ है, देखो ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है, ये आपका ओवरलैप किया हुआ है एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर, यानी कि ये लाइन सेकंड वाले लाइन के ऊपर पूरी तरह से लाई कर रहा है, यानी जितने पॉइंट फर्स्ट लाइन पे थे सेम के सेम पॉइंट सेकंड लाइन पे भी है, यानी कि ये इनफाइनाइट जगह पे एक दूसरे को टच कर रहा है, यानी कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। तो जब भी कोई लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, उसके लिए हम एक प्यारा सा वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है कंसिस्टेंट, ठीक है, ये कंसिस्टेंसी, ठीक है।
तो ये वो वाला कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है, रेगुलर वाला नहीं है। कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब यहाँ पे है कि सॉल्यूशन होना, इनकंसिस्टेंट वर्ड का मतलब है सॉल्यूशन नहीं होना। तो आप मुझे बताओ कौन सा इन तीनों केस में से सॉल्यूशन आपका दिख रहा है और कौन से केस में सॉल्यूशन नहीं है। तो आपने देख के सही समझा, ठीक है, ये आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा, ये वाला कंसिस्टेंट हो जाएगा केस, और जो आपका नीचे वाला केस है, ठीक है, ये दोनों केस क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, और ये वाला केस आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा सर, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो जब लाइंस इंटरसेक्टिंग हो या लाइंस कोइंसाइडिंग हो, यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे हो, ओवरलैपिंग लाइंस इसको भी बोलते हैं, ये दोनों केस आपका हो जाता है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है इसके पास। ये जो पैरेलल लाइंस है जहां इंटरसेक्टिंग नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसके अंदर आपका नो सॉल्यूशन, यानी इसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अब देखो आप क्या बोल रहा था, आपको कंसिस्टेंट ढूंढना था, तो कंसिस्टेंट आप देखो कैसे करोगे, तो ये वाला वैल्यू लगा दो, देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एक तो ये कंडीशन हो जाएगा, इससे कंडीशन निकलेगा कंसिस्टेंट का, और एक और क्या है कि नॉट इक्वल टू से भी आ जाता है, a1a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम देखते हैं किससे हमारा आंसर मिलेगा। नॉट इक्वल टू का कोई ऑप्शन, तो हमारा k का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो k का वैल्यू चलो देखते हैं, सॉल्व करेंगे, दोनों साइड से सॉल्व करेंगे, इसको दोनों साइड से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले यहां से देख लेते हैं इससे, ये कौन सा कंडीशन है सर, ये कंडीशन तब लगता है कि जब आपके लाइंस क्या हो, कोइंसाइडिंग हो, यानी ओवरलैपिंग लाइंस हो। देखो आप लगाओ यहां से, a1 कितना हो जाएगा आपका, देखो x के आगे नंबर है 1, a2 हो जाएगा x के आगे का नंबर है 5 सर, b1 हो जाएगा y के आगे का नंबर 2 है, और b2 हो जाएगा इस वाले y के आगे का नंबर, यानी कि है, यहां से हो जाएगा वैल्यू ये 3 हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म आपको c ढूंढना होता है, वो चाहे तो इक्वल टू के उस साइड अगर दोनों है तो वो वाला वैल्यू डायरेक्ट कर दो, या फिर दोनों को इस साइड ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे 7 तो ऑलरेडी इस साइड है, उस साइड 0 है, तो ये तो c2 का वैल्यू दे देगा, लेकिन आपको c1 निकालने के लिए इक्वेशन 3 को इस साइड लाना पड़ेगा इक्वेशन के, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा -3 और यहाँ से चला गया 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, k का वैल्यू देखते हैं क्या क्या है। यहाँ से आगे k का वैल्यू एक देखो, एक k का वैल्यू 10 दिख रहा है, यहाँ से k का वैल्यू और क्या दिख रहा है, k का वैल्यू ये दिख रहा है, देखो यहाँ से k का वैल्यू इक्वल टू ये हो जाएगा -14/3। ये देखो ये दो वैल्यू दिख गया। सर कौन सा आंसर देंगे जरा देखते हैं, k -14/3 या k = 10। सर ऑप्शन में तो दोनों ही, आप क्या करेंगे, दोनों टिक मार के आएंगे क्या, बोथ ए एंड बी? तो जी नहीं, आपको देखो बहुत सोच समझ के क्वेश्चन ये दिया गया है, कंसिस्टेंट पूछा है, लेकिन क्लियर नहीं किया है कि किस बारे में पूछ रहा है, इंटरसेक्टिंग की इनफिनाइट। तो आपने अभी यहाँ पे जो निकाला था ये a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन लगाया था। अब आप इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन के लिए, सॉरी इंटरसेक्टिंग जो आपका लाइंस होता है उसके लिए कंडीशन आप निकालोगे। तो कंडीशन क्या था, हमने बात किया था, देखो कंडीशन हमारा क्या था, कंडीशंस क्या था, देखिए ये क्या कहता है कि a1/a2 का वैल्यू नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के, ये भी कंडीशन फॉलो होता है। तो आप इसमें आप पुट करोगे, देखो 1/5 नॉट इक्वल टू 2/k, यानी यहां से मिल गया k का वैल्यू 10 वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। k का हर वैल्यू हो सकता है, लेकिन कौन नहीं हो सकता है, 10 नहीं हो सकता। तो ये जो k = 10 वाला वैल्यू था, ये आपका कट चुका है, ठीक है। ये देखो ये कट गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, -14/3। देखो कहां है -14/3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब आप जल्दी जल्दी क्या करके आओगे, दोनों गलती में कंफ्यूज करके आओगे, कौन सा बनाना है, -14/3 या 10 है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर नहीं किया यहाँ पे, कंसिस्टेंट है तो दोनों केस से चेक करोगे, एक बार आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस भी चेक करोगे, एक बार आपका कोइंसाइडिंग यानी पैरेलल लाइंस भी जो रहता है, सॉरी कोइंसाइडिंग लाइंस जो रहता है उससे भी आप चेक करोगे। अगर आपको यहाँ पे इनकंसिस्टेंट दे दिया तब तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। हमें फाइंड करना है ए और बी का वैल्यू, और दो इक्वेशन दे रखे हैं, वो पूछ रहे हैं उन दोनों इक्वेशन के इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था, अभी हमने बात की थी इस बारे में कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का कंडीशन क्या होता है, यानी कि लाइंस आपके कोइंसाइडिंग हो जाएंगे, एक के ऊपर एक लाई करेंगे, यानी इसे ओवरलैपिंग लाइंस भी बोलते हैं। तो कंडीशन हमारा था, आपने बिल्कुल सही कहा, a1 मैं यहां लिखता हूं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देखिए इनफिनाइट सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन आपको फॉलो करता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। वैल्यूज पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या क्या वैल्यू है बताओ, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ मिल जाएगा, ये देखो ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, अगर उस साइड ही रखे हुए दोनों साइड, हाँ ठीक है चलेगा काम, ये आपका c1 का काम कर लेगा, और यहाँ से ये c2, ये पूरा मिला के b2, ये पूरा मिला के, और ये पूरा यहाँ वाला हो जाएगा a2, ठीक है। देखो वैल्यूज पुट करो, a1 का वैल्यू हो गया 2, a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 2a। सर a1 a2 ये सब कैसे निकालते हैं, तो कोफिशिएंट्स, x को छोड़ दो बाकी बचा हुआ, x को छोड़ दो बाकी बचा हुआ, यहाँ से y को छोड़ दो बाकी बचा हुआ। तो देखो b1 कितना है हमारा, b1 यहाँ से आपने बिल्कुल सही कहा, b1 हो गया 3, b2 हो गया आपका a + b, और यहाँ से c1 c2 कितना हो जाएगा, तो 7/28। देखिए 7/28। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से देखो, यहाँ से सिंपल इक्वेशन मिल जाएगा। इस पार्ट को एक बार इससे इक्वेट कर दो, इस पार्ट को एक बार इससे इक्वेट कर दो। तो देखो यहाँ हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, a + b एक बार इससे इक्वेट कर दो, और यहाँ पे एक बार इसको इससे इक्वेट कर दो, 2/a + a = 7/28, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे आप, देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/a आएगा, 7 से 24 कट जाएगा, ये 4 × 4 हो गया, और a = यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया। अब यही a का वैल्यू आपको पुट कर लेना है इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। इसको मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/a = 3/a + b। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, a का वैल्यू पुट करोगे, आंसर आएगा, a + b = यहाँ से 3a हो गया, b का वैल्यू यहाँ से 2a हो गया। सर कैसे हो गया, a उधर चला गया, 3a में से 1 माइनस हुआ तो 2a बचा, यानी कि b का वैल्यू हो गया 2 × ये हो गया b का वैल्यू आपका 8, ठीक है। देयरफॉर
ए जो हमें निकालना था, ए आ गया 4 और बी आ गया आपका 8, यही आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपने बहुत आसानी से बना लिया होगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको ना देके आपको ओवरलैपिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस दे दे तो भी मीनिंग सेम है, ठीक है। इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो तब होगा सर कि जब लाइंस क्या करेंगे, लाइंस आपके ओवरलैप करेंगे। तो देखो लाइंस अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो हर पॉइंट पहला लाइन का दूसरे लाइन के ऊपर टच कर रहा है, तो इसके पास इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। ऐसे ना देखे आपको क्या पूछ सकते हैं कि लाइंस कैसा है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक लाइन करना, या फिर ओवरलैपिंग लाइंस भी बोले तो मीनिंग सेम है और आप आंसर जरूर बना के आओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा रिसर्च के बाद बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को स्किप ना करेंगे, ठीक है। अपने से क्वेश्चंस को बनाएंगे, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप वीडियो के अंदर आप इसको सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक नंबर बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि नंबर फाइंड आउट करने पूछा गया है। तो क्या है देखो यहाँ पे, a two digit number is 7 times the sum of its digits. The number formed by reversing the digits is 18 less than the given number. Find the given number. आपको जब यहाँ पर नंबर फाइंड करने वाला क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर आप देखोगे तो 2 पार्ट्स में होता है, एक आपका यूनिट्स प्लेस है और एक आपका टेंस प्लेस है। देखो क्या सर, एक यूनिट प्लेस है, एक हमारा टेंस प्लेस है। एक यूनिट्स प्लेस है या वंस प्लेस है, एक कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस। तो ये वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाले आपके जो डिजिट्स होने वाले हैं उसको आप लेट कर लोगे। तो कैसे लेट करोगे, देखो सपोज मैंने यहाँ पे एक्स लेट कर लिया और यहाँ पे क्या लेट कर लिया, वाई लेट कर लिया, ठीक है। आप इसका ऑर्डर रिवर्स करो, कोई मतलब नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो आप इससे बेटर है कि एग्जाम में छोड़ के आओ, इससे अच्छा आप यहाँ पे देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे। कैसे बनता है नंबर का क्वेश्चन, तो सबसे पहले यूनिट्स प्लेस में आपको एक्स ले लेना है, टेंस प्लेस में क्या लेना है, वाई ले लेना है। अब देखिए आप नंबर कैसे बनाओगे, इस चीज को लेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। थोड़ा सा ये क्या कर दिया, ठीक है, देखिए सर यहाँ पे इस चीज को थोड़ा गलती हो रहा है, चलो ठीक है हटाओ, इसको रहने दो यहाँ से। ओहो, इस चीज को यहाँ से हटाओ। चलो आप देखो यहाँ से कैसे काम करेंगे। जो डिजिट है, लेट डिजिट एट वंस प्लेस वाला जो डिजिट है उसको एक्स ले लिया, और टेंस प्लेस वाला जो डिजिट था, टेंस डिजिट, ठीक है, टेंस प्लेस डिजिट को हमने क्या ले लिया, बी वाई ले लिया। तो पीछे वाले को एक्स ले लिया, आगे वाले को वाई ले लिया। देखो यहाँ पे, यहाँ एक्स ले लिया, आगे में क्या ले लिया, वाई ले लिया। तो आपका नंबर कैसे फॉर्म होगा, देखो नंबर कैसे फॉर्म होगा, देयरफॉर द नंबर इज द ओरिजिनल नंबर, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का बात किया है, तो ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा। तो यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, कई सारे बच्चों को दिक्कत होता है इसको लिखने में। देखो जब आपके पास कोई नंबर इस तरह से दिया हुआ है 23, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 × 10 + 3, क्या आप लिख सकते हो इसको। अगर आपके पास कोई नंबर है 47, तो आप क्या लिख सकते हो, 4 × 10 + 7। तो इन दोनों नंबर्स को देख के आपको कुछ समझ में आया कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना होता है, टेंस डिजिट वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस वंस वाला डिजिट को एज इट इज लिखना होता है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे टेंस वाले डिजिट को x माना है, तो नंबर कैसे बनाएंगे, 10 × y + x। देखिए यहाँ पे समझ में आया, आपको नंबर बनाने समझ में आया। क्या करना है, जो टेंस डिजिट में, टेंस प्लेस में जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस जो वंस प्लेस में डिजिट है उसको एज इट इज बता देना है, ठीक है, प्लस करके। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 10 × y, यानी कि 10y + x। नंबर तो बन गया सर। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला था, बोला था नंबर जो फॉर्म हुआ है, द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18 लेस देन द गिवन नंबर। आपको क्या करना है, यहाँ पे डिजिट्स को रिवर्स कर देना है, यानी कि जो x था उसको y की जगह पे और y को x की जगह पे। देखिए आफ्टर रिवर्सिंग अगर डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है, रिवर्सिंग डिजिट्स को रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो टेंस प्लेस में था, जो वंस प्लेस में था, वो डिजिट्स आपस में इंटरचेंज हो गया। यहाँ पे आ गया आपका y और यहाँ पे आ गया क्या बताओ, x आ गया, ठीक है। तो ये एक नया तरह का नंबर होगा। अगर आपने पहले नंबर मान लो लेट किया होता 23, अब डिजिट्स इंटरचेंज करोगे तो नंबर क्या बनेगा, देखो 32 बनेगा ना, 2 का इधर कर दिया, 3 का इधर कर दिया मैंने, तो नया नंबर बना यहाँ पे। उसी तरह से बोला था कि जब आपको ये वाला नंबर का डिजिट रिवर्स कर दोगे तो जो न्यू नंबर बनेगा वो पहले वाले नंबर से 18 कम है, पहले वाले नंबर से 18 कम है, ठीक है। तो न्यू नंबर हम लोग पहले बना लेते हैं, ठीक है। देखो न्यू नंबर, द न्यू नंबर। अब न्यू नंबर कैसे बनाओगे, अब देखो नंबर बनाने का टेक्निक मैंने आपको बता रखा था। जो टेंस प्लेस में उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, टेंस प्लेस में इस बार आपका x आ गया है, 10 × x, प्लस जो वंस प्लेस में उसको आपको उतारना है, प्लस करके ऐसे उतर गया, ये हो गया 10x + y, ठीक है। न्यू नंबर ओल्ड नंबर। अब यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा था, उसी को अप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, जो न्यू नंबर है वो पुराने नंबर से 18 कम है। सर द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स को रिवर्स करके जो न्यू नंबर बना है वो दिए गए नंबर यानी पहले वाले नंबर से 18 कम है। इसका मतलब ये है कि पुराने वाला नंबर या पहले वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। तो पहले वाला नंबर बड़ा है और नया वाला नंबर जो बना है वो छोटा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस वो कितना है, 18। तो आप दो तरह से इसको लिख सकते हो कि न्यू नंबर, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 18 होगा। तो पहले न्यू नंबर लिख, सॉरी एक गलती कर दिया यहाँ पे मैंने, ओल्ड नंबर बड़ा है ना, तो ओल्ड नंबर माइनस न्यू नंबर का वैल्यू कितना आएगा, 18 आएगा। तो ओल्ड नंबर को पहले लिखो आप 10y + x माइनस न्यू नंबर आपका क्या है, न्यू नंबर आपका है 10x + y = 18। देखो यहां से सॉल्व करोगे, चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से एक इक्वेशन आएगा, कितना आएगा देखो आप यहाँ पे 10y + x - 10x - 10y = 18।
यहाँ से सॉल्व करोगे देखो 10y में से 10y चला गया, 10 में से 10y नहीं होगा, 10 होगा, सॉरी सिर्फ y होगा यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ y होगा। तो 10y में से 1y जाएगा तो 9y बचेगा, x में से 10x जाएगा तो -9x बचेगा इक्वल टू 18। इस इक्वेशन को एक लेवल और सिंप्लीफाई कर लोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। आंसर कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो आप यहाँ लिख रहा हूँ। इसको 9 को अगर आप कॉमन निकाल के उधर भेज दोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि 9 कॉमन निकाल दिया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, यहाँ से आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है सर। ये तो पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो दूसरा इक्वेशन हमें पहले बनाना चाहिए था, ठीक है। तो देखो पहले क्या बनाना चाहिए था, यहाँ पे एक हिंट दे रखा था कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसके सम ऑफ डिजिट्स का वैल्यू क्या है भैया, 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। वो जो 2 डिजिट वाला नंबर है वो अपने सम के 7 गुना यानी 7 गुना ज्यादा है, तो एक हिंट वहां दे रखा था। इसे आप पहले बनाते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे मिस कर दिया था। तो चलिए अब बनाते हैं। अब देखो कैसे बनाते हैं, हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ था, जो तुम्हारा नंबर था, जो नंबर था, नंबर क्या था हमारा, देखो पहले नंबर क्या था, पुराना नंबर क्या था हमारा 10y प्लस एक्स, ठीक है। और जो नंबर है वो 7 गुना ज्यादा है सम ऑफ डिजिट्स के। एक बार मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो नंबर है हमारा ओल्ड नंबर ही जो है, ठीक है, वो 7 गुना ज्यादा है सम ऑफ डिजिट से, सम ऑफ डिजिट से। तो ओल्ड नंबर हमारा कितना था, ओल्ड नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, और सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, तो डिजिट्स हमने माना था x एंड y, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गया आपका, ये हो गया y प्लस एक्स या x प्लस y, ठीक है। चलो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, देखो 10y प्लस एक्स, यहाँ से मिलेगा आपको 7x प्लस 7y, सबको एक साइड ले आओगे, देखो यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा आपका 3y, ये हो जाएगा -6y इज इक्वल टू 0। देखो सबको इस साइड हमने बुला लिया, तो 10y में से 7y जाएगा 3y, x में से 7x जाएगा तो -6x, यहाँ से अगर आप कॉमन निकालोगे तो 3 कॉमन निकल गया, y माइनस 2x इज इक्वल टू वैल्यू में 0 मिला, यानी कि y इज इक्वल टू, सॉरी 3 को उधर भेज दो 0 के साइड, y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक लेवल सॉल्व करोगे, y इज इक्वल टू 2x। ये देखो ये दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन हमने निकाला था, पहला इक्वेशन कितना निकाला था, देखो x माइनस y, सॉरी y माइनस x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में आप पुट कर दोगे जो अभी आपका y लाया था आपने, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, y माइनस एक्स इक्वल टू 2, देखो क्या था इक्वेशन, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लगा रखा था। इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, एलिमिनेशन आप लगा सकते हो या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, तो इजीली दिख रहा है यहाँ सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, ठीक है। ये जो y का वैल्यू है ये 2x है, ये सीधा यहाँ पे लाके आप पुट कर दो, यहाँ पुट करोगे, देखो ये जगह पुट करोगे तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, देखो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको क्या करना था, अब आपको y निकालना है सर, तो y कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाले इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 2 टू जा, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 2 × 2 यानी कि 4 आ गया, ठीक है। तो आपका नंबर कैसे बनेगा, देखो नंबर आपको बनाना था एट लास्ट। कई बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं इस चैप्टर में कि x एंड y जहां पे आया वहां पे छोड़ दिया, उसके आगे जो पूछा है नहीं पूछा है, आपको क्या निकालने देना है, फ्रैक्शन देना है, नंबर देना है, एज निकाल के देना है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि 1 मार्क्स आंसर के लिए होता है, आंसर आप प्रॉपर्ली लिखोगे। आपको नंबर पूछा था लास्ट में, देखो आपको यहाँ पे क्या पूछा था, हमें गिवन नंबर फाइंड करना था, तो नंबर हमारा फाइंड कैसे होगा भैया, नंबर हमारा क्या था, नंबर वाज 10y प्लस एक्स, हमने नंबर ऐसे माना था सर, ऐसे नहीं माना था, देखो ऐसे समझो, पहले y रखा था फिर x रखा था, अब पहले y और फिर x रख दोगे, देखो 40 प्लस 2 42, यहाँ पे ऐसे सॉल्व करके दिखा दोगे, और आप जानते हो पहले y रखा था फिर x रखा था, तो 4 फिर 2 रख दिया, देखो 42 ही आ रहा है, ठीक है। तो नंबर वाले क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जहां पे आपको सबसे पहला डिजिट्स जो होते हैं आपके 1s प्लेस और 10s प्लेस को, उसको आपको लेट करना होता है x एंड y, उसके आगे जो भी प्रॉब्लम्स आपको जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उससे आपको 2 इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एमसीक्यू बेस्ड है, और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन बाय, आपको यहाँ 2 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ, ठीक है, अगर आपको हो सके देखने में प्रॉब्लम आ रहा हो तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ से एक इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये कह रहा है, ये देखो ये आपको 2 इक्वेशन गिवन है। अब आपको पूछ रहा है कि इन 4 कंडीशंस में से ऐसा कौन सा कंडीशन होने वाला है जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन के पास इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो अभी हमने पढ़ा था पीछे कि इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कंडीशन ये होता है a1/a2, आगे आप बताओ सही कहा, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जी हाँ इज इक्वल टू c1/c2। इस वाले कंडीशन के अंदर आप यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे कोएफिशिएंट्स का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा, ठीक है। वैसे आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। a1 का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे a1 का वैल्यू हमें कहां से मिलेगा सर, यहाँ से मिलेगा, देखिए ये a1 का वैल्यू हो गया, तो l1 यहाँ हमने रख दिया l1। a2 का वैल्यू कहां से मिलेगा, तो ये हो गया a2 का वैल्यू यानी कि l2। उस तरह से b1 b2 c1 c2 का वैल्यूज पुट करोगे आप, देखो यहाँ पे m1/m2 n1/n2। अब देखते हैं क्रॉस करके क्या आता है, कौन सा ऑप्शन सही है, पूछा है कौन सा डेफिनेटली ट्रू, कौन सा ट्रू होगा ही होगा, कौन सा ट्रू होगा। तो देखते हैं ऐसा कहीं ऑप्शन है क्या, इस तरह का ऑप्शन है क्या कहीं पे, आप देखो तो l1/l2 इज इक्वल टू m1/m2 नहीं है सर, इसमें नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू तो कहीं तो साइन है नहीं हमारा, यानी ऑलरेडी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपको कटने वाला है, ठीक है। समझ में आया आपको, एलिमिनेशन करके आप यहाँ पे ऑप्शन को काट लो, नॉट इक्वल टू का साइन कहीं नहीं है तीनों पार्ट में, तो ये तो कट गया। इसे चेक कर लेंगे और इसे चेक कर लेंगे। आप यहाँ पे देखोगे तो l1m2 है, l1m2 इज इक्वल टू l2m1, l1m2
और L2 M1 ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो ये वाला वैल्यू दिख रहा है, ये एग्जैक्टली सही हुआ। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक और ऑप्शन सही लग रहा है, एक बार जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या बोला है यहाँ पे, ये बोला L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्या ये है, क्या देखते हैं। L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू तो है सर, लेकिन N1 अपॉन N2 है और यहाँ बोला है N2 अपॉन N1, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट और मजेदार क्वेश्चन में बढ़ते हैं हमारा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी इस तरह का एक क्वेश्चन था, और हर साल किसी ना किसी एक सेट के अंदर ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करने का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं, हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व होता है देखेंगे आप लोग यहाँ पे। सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को पकड़ लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़िए, ठीक है। तो किसी एक इक्वेशन को हमने पकड़ा यहाँ पे, तो आप यहाँ देखो उन दोनों में से कोई एक वेरिएबल x या y उसको आपको अकेले कर देना है, बाकी सारे टर्म्स को भेज देना है नेक्स्ट साइड। ये देखो यहाँ पे सर x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2y। तो कैसे हुआ देखिए, कैसे बात हमने क्या बात किया कि x या y किसी भी एक वेरिएबल को आपको एक साइड रखना है, एलएचएस में रख लेना है, और बाकी सारे टर्म्स को भेज देना है आरएचएस में, ठीक है। तो हमारा एक टर्म हमने x यहाँ रख लिया और 2y को भेज दिया हमने आरएचएस में, ठीक है। सेकेंडली आप इस इक्वेशन के लिए भी कर लो। तो हमने यहाँ पे मान लिया यहाँ भी आपका 2x वाला टर्म रख दिया, तो ये चला गया आपका 3y और -8, 3y चला गया उधर, 8 चला गया। अब यहाँ पे x को आपको अकेले करना है। मैंने क्या कहा, x हो या y हो, आप किसी भी टर्म को जो चुन रहे हो, किसी भी वेरिएबल को चुन रहे हो, उसको आपको एलएचएस में अकेले कर लेना है, यानी कि उसके आगे का नंबर भी आपको नहीं दिखना चाहिए। ये देखिए इस पार्ट को भी आप उधर भेज दो, देखिए आपको। अब आप 1 बाय 1 करके, ठीक है, एक एक करके x और y के आप सॉल्यूशंस निकालोगे, दो दो, ठीक है, मतलब दोनों इक्वेशन के। देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे y का वैल्यूज पुट करोगे अपने हिसाब से हिट एंड ट्राई करके लोगे और उससे x का वैल्यू निकालोगे। फॉर सपोज अगर मैंने यहाँ पे y का वैल्यू 0 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 0 इंटू 2 0 हो गया। अब 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगर y मैंने यहाँ 0 पुट किया तो यहाँ कितना आएगा, देखो 3 आएगा। क्या करना है सर, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले किसी एक वेरिएबल x या y को आपको अकेले कर लेना है एलएचएस में। उसके बाद जो उस साइड वेरिएबल बचा है उसमें आप पुट करोगे, क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे सबसे पहला, ठीक है। 0 पुट करके एक इजी सॉल्यूशन आता है। तो मैंने यहाँ y का वैल्यू 0 पुट किया तो ये x का वैल्यू 3 आ गया। अब आप क्या करो, अब आप उल्टा कर सकते हो या फिर कोई दूसरा नंबर आप लेके भी चेक कर सकते हो। उल्टा क्या होता है सर, उल्टा ये होता है, इस बार आप x को 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये एक टेक्निक लगा सकते हो, नहीं तो फिर आपको कोई छोटा नंबर पुट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने y का वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो 2 1 2 हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो ये 1 बचेगा। दो सॉल्यूशन इसके आ गए। अब आपको दो सॉल्यूशन सेकंड वाले इक्वेशन के भी लाने हैं। ये देखिए इस वाले इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशंस लाने होंगे, दो सॉल्यूशंस इसके लाने होंगे। क्या करोगे आप 0 पुट करो। देखो यहाँ पे y का वैल्यू अगर मैंने 0 पुट किया, अब मैंने यहाँ y का वैल्यू अगर 0 पुट किया, 3 इंटू 0 -8 है अपॉन 2 है, ये हो जाएगा 0, तो -8/4, सॉरी -8/2 यहाँ से कट के आ जाएगा -4, x का वैल्यू -4, जब y का वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। सेकंड केस में क्या करोगे सर, इस बार x 0 पुट करके y निकाल सकते हो, ये एक तरीका होता है, x 0 पुट करके y, या फिर कोई एक नंबर जो आपको समझ में आ रहा हो छोटा सा, कोई भी आप पुट कर सकते हो y पे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इस बार मैं पुट कर देता हूँ 2 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से इस वाले इक्वेशन में 3 इंटू 2 -8/2। सर कौन सा नंबर पुट करेंगे, तो आप वो नंबर पुट करो जिससे आपका वैल्यू जो आ जाए वो सिंपल नंबर्स में आ जाए, होल नंबर्स में आ जाए, ठीक है। फ्रैक्शन में जाओगे तो दिक्कत होगा आपको रिप्रेजेंट करने में। तो मैं यहाँ 2 पुट करूंगा तो 6 में से 8 यहाँ बच जाएगा आपका, देखो 6 में से 8 बच जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -2/2, कट के वैल्यू मेरे को दे देगा -1 दे देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, मैंने y का वैल्यू 2 पुट किया, तो x का वैल्यू कितना आया, -1। तो इस वाले इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन आपको निकाल लेने हैं और सेकंड वाले इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन आपको निकाल के रख लेने हैं। अब बारी आती है ग्राफ की। सुंदर से एक ग्राफ पेपर लेंगे, वो आपको सीबीएसई प्रोवाइड कर देगा, उसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे देखो तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो हमारे जो पॉइंट्स आए हैं इसी की मदद से ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे ग्राफ के लिए जगह बना ले रहा हूँ, ग्राफ के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को पहले आप देखो, इसको रिप्रेजेंट करो। 3 पे कितना है, 0, तो एक पॉइंट हो गया 3,0 इसके लिए, एक हो गया 3,0, दूसरा है 1,1। तो 3,0 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे कहाँ मिलेगा, ये 1 2 3, यहाँ ये हो गया 1 2 3, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया आपका, यही पॉइंट हो गया आपका 3,0, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा था 1,1, तो 1,1 कहाँ मिलेगा आपको, मैं लिख ले रहा हूँ अभी, ठीक है। -1 -2 हो गया, -3 हो गया, इस तरह से -1 -2 -3, 1,1 था। देखो 1 यहाँ पे आएंगे सबसे पहले x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, इस पॉइंट पे मिला देंगे, ये पॉइंट हो गया 1,1। ये दोनों पॉइंट्स जो थे फर्स्ट वाले इक्वेशन से आए थे, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको कंबाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है। ये देखो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्केल से ड्रॉ होना चाहिए, वहां पे आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा सीधा। अब सेकंड वाला इक्वेशन क्या था आपका, देखो सेकंड वाला इक्वेशन के जो पॉइंट्स थे, -4 पे 0 है और -1 पे 2 है, तो -4 पे 0 और -1 पे 2 को आपको रिप्रेजेंट करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब y 0 पुट करते हैं तो x -4 आता है, तो ढूंढते हैं x -4 कहाँ है सर, x -4 हमने नहीं बनाया, तो चलिए थोड़ा बना लेते हैं x -4, ठीक है। यहाँ कहीं -4 होगा, x -4 था और y 0 था, तो पॉइंट यही लाई करेगा, पॉइंट कहाँ लाई करेगा सर, यहीं पे, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू तो है -4 लेकिन y का वैल्यू क्या है, 0 कुछ है। और जो सेकंड वाला पार्ट था, सॉरी जो सेकंड वाला हमारा पार्ट था वो क्या था, -1 पे 2, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 2, फिर x का वैल्यू -1 कहाँ है, देखिए x का वैल्यू -1 यहाँ है, तो y का वैल्यू कहाँ है उसमें से 2 कहाँ है, देखो यहाँ से बढ़ोगे आगे ऐसे, यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया आपका। इन दोनों को ड्रॉ कर लेना है आपको ऐसे, देखो
तो ये जो दो लाइंस है एक जगह पे आके आपको इंटरसेक्ट किए, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जहां दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट उसका क्या देता है, सॉल्यूशन देता है। तो यहाँ पे हमारा क्लियरली पता चल गया कि ये कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट था ये 2,1 था, सॉरी -1,2 था, ठीक है। -1,2 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग लास्ट में लिखेंगे -1,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। गिवन लीनियर इक्वेशंस जो थे आपके उसके सॉल्यूशन आपका हो गया -1,2, ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्यूशन करना है। इसमें क्या करना है एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। सबसे पहले x या y किसी एक वेरिएबल को आपको LHS में रखना है, बाकी सारे टर्म्स को भेज देना है RHS में। दोनों साइड मतलब दोनों इक्वेशंस पे ये काम कर लेना है, दोनों में x या y किसी एक को अकेला करना है, बाकी सबको साइड भेज देना है। अब यहाँ पे आप y का वैल्यूज पुट करके x के दो वैल्यूज तैयार कर लोगे, ठीक है। y का दो वैल्यूज पुट करके x के दो वैल्यूज, सेकंड इक्वेशन में भी y के दो वैल्यूज पुट करके x के दो वैल्यूज तैयार कर लोगे। उनमें से एक वैल्यू आपको 0 पुट कर लेना है तो काफी इजीली आंसर आ जाता है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो वहां पे कौन सा वैल्यू से आपको होल नंबर में आंसर आते हैं, फ्रैक्शन में आंसर नहीं लाना, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन कर देना है दोनों लाइंस पे। दोनों लाइंस जहां कट करेंगे वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर दोनों लाइंस पैरेलल आते हैं तो आपको यहां लिख देना था इस लीनियर इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन है। अगर दोनों लाइंस एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर देते तो आपको आंसर लिखना था इस लीनियर इक्वेशंस के, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के इनफिनाइट सॉल्यूशंस है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने इतने सारे धमाकेदार क्वेश्चंस किए, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हमने यहाँ पे किए थे। बोर्ड 2025 के एग्जाम्स में आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस तो आपको चैनल्स में देखने को मिलते ही रहेंगे। टिल दैट टाइम आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।